सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स की मैं बात करूँ तो सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते। इसमें हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन भी आता है और इसमें हमारे पास एपिनेफ्रिन भी आता है जो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, राइट। तो यहाँ पर ये ऐसे ड्रग्स हैं जो नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को स्टिमुलेट करेंगे, सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग। अभी नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को स्टिमुलेट तो इन लोगों ने कर दिया है, तो इसकी जो आगे एक्शन है वो परफॉर्म करेंगे हर ऑर्गन पर, इसका अपना अपना एक्शन होगा। मैं अगर बात करूँ एक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो हमारे पास सिम्पैथोमाइमेटिक का अपना इफेक्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। इसी तरह हम अगर आई की बात करें, हर ऑर्गन से अगर हम जाएं तो आई पर अपना इफेक्ट, उसके नीचे फिर क्या आता है, ब्रोंकाई आता है, ब्रोंकाई का अपना इफेक्ट, फिर उसके बाद जीआईटी आ जाता है, जीआईटी का अपना इफेक्ट, फिर 4-5 पे हमारे पास जेनिटो यूरिनरी सिस्टम आ जाता है, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम उस पर अपना इफेक्ट, एंड फिर लास्ट वन इज कॉल्ड वेस्कुलर सिस्टम, उस पर अपना इफेक्ट हमारे पास इसका हो जाता है। तो ये हर सिस्टम का इसका अपना अपना इफेक्ट है। सिम्पैथोमाइमेटिक अगर मैं बात करूँ तो सिम्पैथोमाइमेटिक क्या करता है, ब्रेन को इफेक्ट करता है और ब्रेन को मैसेंजर को एक्टिवेट करता है। इसी तरह यहाँ पर आई की में अगर आई की बात की जाए तो आई में ये क्या करता है, डायलेशन ऑफ पीपल करता है। डायलेशन ऑफ पीपल क्यों करता है, डायलेशन ऑफ पीपल जो हमारे पास मिड्रियोसिस की कंडीशन जो आती है सिम्पैथोमाइमेटिक से, इसमें हमारे पास क्या होता है, कंट्रैक्शन, इससे हमारे पास कंट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल हो जाता है, और रेडियल मसल की कंट्रैक्शन हुई, रेडियल मसल की कंट्रैक्शन के बाद हमारे पास डायलेशन ऑफ प्यूपिल हो जाएगा। तो रेडियल मसल की कंट्रैक्शन से हमारे पास जो इरिस है, इरिस की रिलैक्सेशन होती है, और प्यूपिल की डायलेशन काम किसका है, सिम्पैथोमाइमेटिक का है। ब्रोंकाई में गिर जाती तो ब्रोंकियल मसल्स जो हैं, उन ब्रोंकियल मसल को ये क्या करता है, ये ब्रोंकियल मसल्स को, ब्रोंकियल मसल को हमारे पास, ब्रोंकियल मसल को ये हमारे पास रिलैक्स करता है। जब आपके ब्रोंकियल मसल रिलैक्स हुए तो जोन सी कंडीशन ब्रोंकोस्पैज़म की कंडीशन थी, उस ब्रोंकोस्पैज़म की अगेंस्ट काम करता है, ब्रोंकियल मसल को रिलैक्स करता है और वो डायलेशन काज कर देता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ये क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इट विल रिड्यूस व्हाट, इट विल रिड्यूस फैटीग, ये हमारे पास फैटीग को रिड्यूस करता है, और इसके साथ साथ जो इंसोम्निया की कंडीशन है उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन हमारे पास दिया जाता है। ये क्या करता है, ये हमारे पास ये डिक्रीज, लेकिन ये अगर मैं बात करूं इस ड्रग्स की, लेकिन अगर हम इस ड्रग्स को अगर हम ओवर डोज दे दें, सिम्पैथोमाइमेटिक को ओवर हाई डोज दे दें, तो ये हमारे पास ये क्या काज करता है, ये हमारे पास इट लीड्स टू एंग्जाइटी, ये एंग्जाइटी की कंडीशन, एग्रेसिवनेस की कंडीशन, पेशेंट एग्रेसिव की कंडीशन में आएगा, और इसके साथ पेरोनिया की कंडीशन के साथ आएगा। तो हमारे पास हम देते हैं ये डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट एक्टिंग में हमारे पास एम्फेटामाइन आता है, कोकेन वगैरह आ जाते हैं, ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करते हैं। इसी तरह ब्रोंकाई को मसल को रिलैक्स करना, ब्रोंकाई के मसल को रिलैक्स करता है, और आई के अंदर डायलेशन करना, जो हमारे पास एक ड्रग है उसका नाम है फिनाइल एफ्रीन। फिनाइल एफ्रीन जो है वो हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे पास आई मसल को एक्ट करेगा, ब्रोंकाई मसल को रिलैक्स करना है। जीआईटी की नॉर्मल मूवमेंट हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी में होती है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी में जो मूवमेंट हो रही है पैरासिम्पैथेटिक की कंडीशन में, जीआईटी की मूवमेंट इट विल वर्क, ये जीआईटी की जो मूवमेंट हो रही है, रिलैक्सेशन हो रही है, इसको ये क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। तो इट विल इनहिबिट द मूवमेंट, और इसके साथ साथ इनहिबिट मूवमेंट के साथ साथ इट विल डिक्रीज साल्ट एंड वाटर सिक्रीशन, जो उनके सिक्रीशन हो रही है उसकी वाटर और साल्ट के सिक्रीशन को भी ये क्या कर देगा, कम कर देगा। जेनिटो यूरिनरी सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स, ये मैक्चुरेशन जो नॉर्मल टोन था, कंट्रैक्शन ऑफ किसकी हो रही थी, यूरिनरी ब्लैडर की हो रही थी, ये मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स जो हो रहा था, ये क्या कर देगा, कम कर देगा। इसे क्या कर देगा,
इनहिबिट कर देगा, इट विल इनहिबिट द व्हाट, जो नॉर्मल रिलैक्सेशन का फंक्शन है उसे हमारे पास ये इनहिबिट कर देता है। तो यहाँ पर आपको सीएनएस के सिस्टम, आई के सिस्टम, ब्रोंकियल रिलैक्सेशन, जीआईटी और यूरिनरी सिस्टम के बारे में इतना आइडिया होना चाहिए कि सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स करते क्या है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स होते कौन से हैं, कौन से डायरेक्ट एक्टिंग हैं, कौन से बीटा एगोनिस्ट हैं, कौन से बीटा 1, तो वो कंप्लीट हम आगे नेक्स्ट डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको इतना पता होना चाहिए कि सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स हमारे पास कौन सा एक्शन परफॉर्म करते हैं। सिम्पैथोमाइमेटिक यहाँ पर हमारे पास वेस्कुलर सिस्टम आ जाता है। वेस्कुलर सिस्टम में हमारे पास डिफरेंट रिसेप्टर पाए जाते हैं, लाइक अल्फा 1 रिसेप्टर होता है, लाइक अल्फा 2 रिसेप्टर होता है, लाइक इसके साथ साथ बीटा 1 रिसेप्टर होता है, लाइक बीटा 2 रिसेप्टर होता है, और कभी कभार हमारे पास डोपामीन का रिसेप्टर भी हो जाता है। अल्फा 1 रिसेप्टर, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2, और साथ साथ हमारे पास डोपामीन का रिसेप्टर भी कहाँ पर पाया जाता है, वेस्कुलर सिस्टम में पाया जाता है। तो अल्फा 1 जब हमारे पास रिसेप्टर होता है तो ये वेस्कुलर सिस्टम में अल्फा 1 को क्या करेगा, एगोनिस्ट जो है इसको एक्टिवेट करेगा। अल्फा 1 एक्टिवेट हुआ तो जो अल्फा 1 वेसल्स में इट विल काज इंक्रीज कंट्रैक्शन, ये वेसल की कंट्रैक्शन इंक्रीज करेगा। जब आपकी वेसल की कंट्रैक्शन इंक्रीज हुई है तो वेसल की कंट्रैक्शन से हमारे पास पेरिफेरल वेसल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, उसके साथ आपका ब्लड प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक एक्शन है, इसका ब्लड प्रेशर रेज किया किस तरह, प्रोसेस से अल्फा 1 रिसेप्टर को, कुछ रिसेप्टर हैं अल्फा 2 रिसेप्टर, और अल्फा 2 रिसेप्टर पे अल्फा 2 एगोनिस्ट काम करेगा। अल्फा 2 रिसेप्टर पे आपको पता होना चाहिए ये CMT का फार्मूला, इसमें हमारे पास कौन से अल्फा 2, इसमें हमारे पास एक ड्रग है उसका नाम है क्लोनिडीन, दूसरे का नाम है अल्फा मिथाइल डूपा, और तीसरे का नाम है थेनिडीन, टीजेनिडीन हमारे पास तीसरा ड्रग। ये 3 ड्रग ऐसे जो यहाँ पर अल्फा 2 को एक्टिवेट करते हैं, और अल्फा 2 को ये एक्टिवेट करके आगे क्या कर, देखिए ये 3 ड्रग्स जो हैं ये अल्फा 2 को एक्टिवेट करते हैं और ये यूज़ किए, ये 3 जो ड्रग्स हैं ये सिम्पैथोमाइमेटिक तो हैं, लेकिन अगर ये 3 ड्रग्स यूज़ किए जाएँ, अगर ये 3 ड्रग यूज़ किए जाएँ कौन से डोज में, हाई डोज में, अगर ये हमारे पास हाई डोज में यूज़ किए जाएं तो ये क्या कर देते हैं, इट विल डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ये हमारे पास ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं। तो मतलब ये है कि हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए हम दिए जाते हैं ये क्लोनिडीन, अल्फा मिथाइल, टेजिनिडीन, ये 3 ड्रग्स हैं, और इसके साथ गोवेनिफाइन भी आता है जो इस ड्रग से बेटा कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसके बाद हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर हमारे पास हार्ट में वेसल्स में पाए जाते हैं, और वो वेसल में पाने के साथ ही अगर कार्डिक वेसल हैं तो वहाँ पर इंक्रीज हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेगा, कंट्रैक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, और कंट्रैक्शन के साथ वही कहानी है, डोमोट्रॉफिक इफेक्ट, क्रोनोट्रॉफिक इफेक्ट, आइनोट्रॉफिक इफेक्ट, और इसके साथ साथ हमारे पास कंडक्शन के साथ हमारे पास कंट्रैक्शन के साथ हमारे पास कंडक्शन भी इंक्रीज कर। अगर बीटा 2 एगोनिस्ट यहाँ पर हमारे सिम्पैथोमाइमेटिक में आ गया है तो बीटा 2 एगोनिस्ट हमारे पास जितने भी स्केलेटल वेसल्स के जो हैं हमारे पास रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल वेसल कर देगा, इसकी वेसल की रिलैक्सेशन कर देगा, और रिलैक्सेशन के साथ बीटा 2 का आपको पता होना चाहिए कि रिलैक्सेशन के साथ साथ जब रिलैक्सेशन हो जाएगी तो ब्लड फ्लो हमारे पास। तो इसके साथ जो नेक्स्ट वन है उसका नाम है डोपामीन D1 रिसेप्टर। D1 रिसेप्टर भी हमारे पास कहाँ पर होता है, वेस्कुलर सिस्टम में होता है, और ये वेस्कुलर सिस्टम में जब एक्टिवेट हो जाता है तो इट विल काज व्हाट, वेजोडाइलेशन, ये वेजोडाइलेशन काज कर देता है, और उसकी वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। तो याद रहे कि वेस्कुलर सिस्टम की मैं अगर बात करूँ तो अल्फा 1 एगोनिस्ट जो होते हैं वो अल्फा 1 यहाँ पर अगर मौजूद है, अगर वो एक्टिवेट हो रहे तो उनका अट्रैक्शन होगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर की कंडीशन हमारे पास आ जाएगी, ब्लड प्रेशर का सिनारियो हमारे पास आ जाएगा, और ब्लड प्रेफरेंस। और B2 की मैं अगर बात की जाए, B2 की अगर बात की जाए तो वो हमारे पास अगर हाई डोज में अगर यूज़ करें वेसल्स को तो वो ब्लड प्रेशर डिक्रीज करते हैं, वेसल को डायलेट करते हैं। इसी तरह अगर हम B1 की बात करें तो हार्ट रेट इंक्रीज करते हैं, डायरेक्ट B1 हार्ट पर जाते हैं, B2 रिलैक्सेशन करते हैं किसकी, वेसल्स की, और वेजोडाइलेशन की वजह से ब्लड प्रेशर। तो ये D1 रिसेप्टर भी यहाँ पर हमारे पास वेजोडाइलेशन और ब्लड प्रेशर की क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो अभी
सिम्पेथोमाइमेटिक की अगर मैं बात करूं तो सिम्पेथोमाइमेटिक में कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो क्लोनिडीन, अल्फा मिथाइल डूपा और टेजिनाडाइन वगैरह जो ड्रग्स हैं अल्फा 2 एगोनिस्ट आते हैं जो मिमिक करते हैं। वो हमारे पास एगोनिस्ट हैं हाई डोज में, तो ये हमारे पास हाइपरटेंशन की कंडीशन में क्या करेंगे, रोल अदा करेंगे और ये वहाँ पर आगे काम करेंगे। तो यहाँ पर आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपके रिसेप्टर्स कौन से होते हैं और किस किस तरह सिस्टम से हमारे पास एक्शन परफॉर्म होता है सिम्पेथोमाइमेटिक का। अभी हम डिटेल से पढ़ते हैं कि इनमें हमारे पास ड्रग्स कौन कौन से हैं सिम्पेथोमाइमेटिक, जो कौन कौन से डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग हैं और कौन से हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग हैं। डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग क्या काम करते हैं और इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग क्या काम करते हैं। सिम्पेथोमाइमेटिक सिस्टम की मैं अगर बात करूँ तो सिम्पेथोमाइमेटिक सिस्टम में ऑलरेडी बता चुका हूँ, इट मिमिक, ये हमारे पास इसके ड्रग जो है वो सिंपैथेटिक जो नॉर एपिनेफ्रीन हुए और एपिनेफ्रीन की तरह एक्शन करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे पास कैटेगरी में डिवाइड करें तो इसके डिफरेंट एक्टिंग ड्रग्स हैं। कुछ हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग हैं जो हमारे पास डायरेक्टली एक्ट करते हैं और कुछ हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग हैं जो हमारे पास इनडायरेक्टली एक्टिंग करते हैं। अभी डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग कौन से हैं और हमारे पास इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग कौन से। डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स की मैं अगर बात करूं तो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स जो है हमारे पास इसमें कैटेगरीज में आते हैं हमारे पास अल्फा एगोनिस्ट, अल्फा एगोनिस्ट। अल्फ़ा एगोनिस्ट कौन से हैं? अल्फ़ा एगोनिस्ट की मैं अगर बात करूं तो अल्फ़ा एगोनिस्ट में हमारे पास कुछ जो है वो नॉन सिलेक्टिव हैं, कुछ नॉन सिलेक्टिव मतलब वो सिलेक्शन उनकी नहीं हुई है, कुछ हमारे पास सिलेक्टिव हैं। सिलेक्टिव मतलब कुछ हमारे पास अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव है, कुछ नॉन सिलेक्टिव, कुछ अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव और कुछ हमारे पास अल्फ़ा 2 सिलेक्टिव, जो मैं बता चुका था CMT फार्मूला के थ्रू, तो अल्फ़ा 2 सिलेक्टिव है, राइट। नंबर 3 जो दूसरा हमारे पास आता है इनडायरेक्टली एक्टिंग में, इनडायरेक्टली एक्टिव में कुछ हमारे पास नॉन सिलेक्टिव है। यहाँ पर भी इनडायरेक्टली एक्टिव सिम्पेथोमाइमेटिक जो आते हैं उसमें नॉन सिलेक्टिव भी हैं कुछ, और नॉन सिलेक्टिव में हमारे पास जो ड्रग इनमें आता है उसका नाम है आयरोपेट्रोल, ये हमारे पास एक ड्रग हुआ। दूसरा जो हमारे पास है कुछ हमारे पास बीटा 1 सिलेक्टिव है जो सिर्फ़ और सिर्फ किस पे काम करते हैं, बीटा 1 पर काम करते हैं। तो उनकी अगर मैं बात करूं तो उसमें एक ही ड्रग आता है जिसका नाम है डोब्यूटामाइन। डोब्यूटामाइन हमारे पास बीटा 1। नंबर 3 अगर तीसरी में बात करूं उसका नाम है बीटा 2 सिलेक्टिव, जो हमारे पास बीटा 2 पर एक्ट करता है, उसका नाम है अल्ब्यूटामोल। अल्ब्यूटामोल जो बीटा 2 सिलेक्टिव है जो यहाँ पर एक्ट करता है, तो यहाँ पर जस्ट एंड जस्ट बीटा 2, बीटा 1 और नॉन सिलेक्टिव। अभी डायरेक्ट एक्टिव में हमारे पास अल्फा एगोनिस्ट हैं जो नॉन सिलेक्टिव हैं, और यहाँ पर इनडायरेक्ट, यहाँ पर अगर मैं बीटा एगोनिस्ट की बात करूँ, सॉरी अगर मैं यहाँ पर ये इनडायरेक्ट में नहीं आते हैं। डायरेक्ट एक्टिव में 2 किस्म के हैं, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। बीटा एगोनिस्ट की मैं अगर बात करूँ तो ये हमारे पास कुछ नॉन सिलेक्टिव हैं, कुछ बीटा 1 है और कुछ बीटा 2 है। इनडायरेक्ट एक्टिंग की मैं अगर बात करूं तो इनडायरेक्टली एक्टिंग एक ऐसे एक्टिंग है जो डायरेक्टली इन रिसेप्टर पर नहीं होते। वो हमारे पास क्या करते हैं, या तो नंबर 1 या तो हमारे पास रिलीज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं। जो हमारे पास नॉरएपिनेफ्रीन है इसकी रिलीज़ को इंक्रीज़ कर देंगे। जब इनकी रिलीज़ इंक्रीज़ होगी तो उसमें ड्रग्स हमारे पास फर्स्ट जो ड्रग आता है उसका नाम है एम्फेटामाइन, जो हमारे पास दूसरा जो है हमारे पास जो रीअपटेक को इनहिबिट, मैं बता चुका था ट्रांसमिशन वाले चैप्टर में कि रीअपटेक को जो इनहिबिट कर देते हैं उसमें हमारे पास आते कौन से ड्रग हैं, कोकेन। तो कोकेन हमारे पास रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रीन को इनहिबिट, तो इनडायरेक्टली हमारे पास क्या करें, इनके एक्शन को इन्हेंस कर रहे हैं और इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो अभी एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जो है सिम्पेथोमाइमेटिक जो है उसमें कुछ नॉन सिलेक्टिव हैं, कुछ अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव हैं और कुछ अल्फ़ा 2 सिलेक्टिव हैं। अल्फ़ा 2 सिलेक्टिव की मैं अगर बात करूं तो अल्फ़ा 2 में डायरेक्टली आपको बता चुका था इसमें CMT ड्रग्ड है, और डायरेक्टली आप किसके लिए यूज़ करते हैं, वो हम हाइपरटेंशन के लिए यूज़ करते हैं और इसके अलावा हाइपरटेंशन के लिए यूज़ करते हैं। अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव की मैं बात करूं तो वो हमारे पास उसमें अगर आप अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट याद रखना चाहें तो आपने याद रखना है मिलिट्री पुलिस MP1 मिलिट्री पुलिस MP1। इसमें 2 ड्रग्स आते हैं, एक का नाम है मिथऑक्सामाइन और दूसरा जो इसमें आता है उसका नाम है फिनाइल एफ्रीन
मिथऑक्सामाइन और फिनाइल एफ्रीन हमारे पास अल्फा 1 सिलेक्टिव एगोनिस्ट हैं। नॉन सिलेक्टिव की अगर बात की जाए, जो हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 मिक्सचर पैक करते हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहले मैं आपको कैटेगरी डिस्कस करता हूँ। एक है कैटेकोलामाइन। कैटेकोलामाइन जितने भी हैं उनमें कौन कौन से आते हैं, उसमें सबसे पहला आता है एड्रीनलिन। फर्स्टली एड्रीनलिन। दूसरा मैं बात करूं तो यहाँ पर आता है नॉन एड्रीनलिन जो कैटेकोलामाइन में आता है। तीसरा जो है वो उसके बाद है आइसोप्रिनलिन आता है। और चौथे की मैं अगर बात करूँ तो उसका नाम है डूब्यूटामाइन। कैटेकोलामाइन में हमारे पास एड्रीनलिन, नॉरएड्रेनालिन, आइसोप्रिनलिन और डूब्यूटामाइन। ये हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 सारों पे एक्ट करते हैं, मिक्स्ड एक्शन करते हैं। तो आपने इनका यूज़ ऐसे याद करना है कि ए बी, एड्रीनलिन का ए बी सी डी से। ए बी सी डी का मतलब ये है कि ए में ये हमारे पास अगर आपकी बॉडी में एनाफाइलेटिक शॉक हो रहा है तो उसमें आपको यूज़ किया जाता है ये हमारे पास एड्रीनलिन। बी की मैं अगर बात करूं तो अगर आपके पास क्या हो रहा है, ब्रोंकियल एस्थमा हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हमारे पास ये यूज़ किया जाता है। सी की मैं अगर बात करूं तो अगर कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, अगर पर्सन को क्या हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। और अगर डी के बाद अगर मैं बताऊं ड्यूरेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक को इंक्रीज़ करने के लिए, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये ड्यूरेशन ऑफ लोकल से। और साथ साथ हमारे पास ई जो कंडीशन है 5, ई में हमारे पास एपिस्टैक्सिस की जो कंडीशन है जिसमें हमारे कैपिलरी ब्लड ओजिंग होता है, तो उसमें यूज़ किया जाता है। तो ये आपने इस तरह ए बी सी डी की कंडीशन से आपने याद रख लेना है कि ये हमारे पास एड्रीनलिन, इसका फंक्शन एड्रीनलिन का है। तो अभी नॉन एड्रीनलिन हमारे पास अगर कोई पेशेंट आ रहा है कौन सी स्टेट में, हाइपोटेंसिव की कंडीशन में, उसकी हाइपोटेंसिव की कंडीशन को आपने क्या करना है, स्टेट कंडीशन को आपने ठीक करना है, तो आप उससे क्या देंगे, नॉन एड्रीनलिन देंगे। इसी तरह आइसोप्रिनोलाइन है और इसी तरह डूब्यूटामाइन है। जो अगर डूब्यूटामाइन की मैं अगर बात करूँ, अगर कोई पेशेंट माइकार्डियल इन्फाक्शन के साथ है, अगर कोई पेशेंट कंजेस्टिव कोरोनरी फेल्योर के साथ है, कोरोनरी कंजेस्टिव कार्डिक फेल्योर के साथ है, तो यहाँ पर या पर्सन कार्डिक सर्जरी में है, तो उसे स्टिमुलेंट देने के लिए, सिम्पैथोमाइमेटिक देने के लिए हम क्या देते हैं, डूब्यूटामाइन देते हैं। तो डूब्यूटामाइन, आइसोप्रिनाइन, नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन हमारे पास कौन सी कैटेगरी में, नॉन सिलेक्टिव में, कैटेकोलामाइन में आ गए। अभी यहाँ पर ये तो हमारे पास कैटेकोलामाइन मैंने पढ़ लिया है डायरेक्टली एक्टिंग में। यहाँ पर तो हमने ये पढ़ लिया, अल्फा अगोनिस्ट की बात हो रही है, बीटा और मिक्सिंग की बात हो रही है। अभी यहाँ पर कुछ ड्रग्स जो हैं वो बीटा सिलेक्टिव हैं। कौन से ड्रग्स, बीटा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट हैं। अब बीटा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट की आपने किस तरह फार्मूला, STSF, ये आपने याद कर लेना है। अल्फा 2 एगोनिस्ट में STFF की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास एक आता है, उसका नाम है सल्ब्यूटामोल। दूसरा जो है उसका नाम है टर्ब्यूटालीन, टी से टर्ब्यूटालीन, और फिर S है, फिर उससे आता है सल्मेट्रोल, और जो लास्ट हमारे पास 4 है उसका नाम है फॉर्मोटिरोल। तो STSF से आपने ये याद रखने है कि ये बीटा 2 सिलेक्टिव है। ये हमारे पास बीटा 2 को एक्टिवेट करेंगे। बीटा 2 क्या करता था, बीटा 2 हमारे पास रिलैक्सेंट के तौर पर काम करता था, बता चुका हूँ। बीटा 2 तो यहाँ पर ये क्या करता है, ब्रोंकियल एस्थमा में ब्रोंकियल रिलैक्सेशन करते हैं। तो ये ड्रग्स ब्रोंकियल रिलैक्सेशन करते हैं, और इसके साथ साथ सिर्फ ब्रोंकियल की रिलैक्सेशन भी नहीं, ये हमारे पास यूटेराइन की भी रिलैक्सेशन करते हैं। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। बीटा 2 सिलेक्टिव में हमारे पास सल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालीन, सल्मेट्रोल और फॉर्मेट्रोल हमारे पास बीटा 2 आ जाते हैं। अल्फा 1 एगोनिस्ट में हमारे पास बता चुका हूँ कि MP1 से याद रखना है। अल्फा 2 की बात कीजिए CMT से याद रखना है। नॉन सिलेक्टिव में हमारे कैटेकोलामाइन आ जाते हैं, और यहाँ पर बीटा 2 सिलेक्टिव में STSF से याद रख लेना है। और अभी यहाँ पर इसके बाद बीटा 2 आपने पढ़ लिया, बीटा 2 एगोनिस्ट भी पढ़ लिया आपने।
जो हमारे पास मोस्ट प्रॉब्ली बीटा टू सिलेक्टिव जो हमारे पास STSF जो मोस्ट प्रॉब्ली कहाँ पर एक्ट कर रहे थे, ये हमारे पास मोस्ट प्रॉब्ली रिस्पायरेटरी सिस्टम पर एक्ट कर रहे थे। अभी ये बीटा टू जो हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम पर नहीं, ऐसे बीटा टू जो हमारे पास हर उस बीटा टू की बात करते हैं जो बीटा टू हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यूटिरस पर एक्ट करे, वो कौन से हैं? वो अपने RIU रियो से याद रख लेना। रियो में कौन सा आता है? सबसे पहले आपका आता है रिटोड्रीन आ गया। नंबर 2 आई से मैं अगर बात करूँ तो उसका नाम है आइसॉक्सोप्रीन। ये हमारे पास जस्ट इन डस्ट यूटेरस पे जाते हैं और यूटेरस की क्या करेंगे? यूटेरस की रिलैक्सेशन करेंगे। तो ये यूटेरस की रिलैक्सेशन करते हैं। ये RIU जो बीटा टू है हमारे पास सिर्फ रिटोड्रीन और आइसॉक्सोप्रीन हमारे पास जस्ट एंड जस्ट इट विल एक्ट ऑन द यूटेरस और यूटेरस की क्या कर रहे हैं? रिलैक्सेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बीटा 1 कौन से हैं, बीटा 2 कौन से हैं, कौन से रिस्पायरेटरी पे काम कर रहे हैं, और बीटा 2 कौन से आपके यूरिनरी पे काम कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको मैंने बता दिया अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट MP1 के फार्मूले के थ्रू आपको पता चल गया है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पर मैं नॉन सिलेक्ट में अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 पर दोनों काम करते हैं। उसमें आपने नॉक्स का फार्मूला याद कर लेना है कि अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 जो दोनों हैं नेज़ल नॉक्स से हमारे पास नोज़ से याद रख लेना है कि नेज़ल डीकंजेस्टेंट के तौर पर हम इसे यूज़ करते हैं। तो नेज़ल डीकंजेस्टेंट जो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों पर यूज़ करते हैं, उनमें क्या है? उसमें सब पहला ड्रग्स है, उसका नाम है नेफाजोलिन। N से आता है नेफाजोलिन, N से आता है नेज़ल डीकंजेस्टेंट। O से क्या आता है? ऑक्सीमीठाजोलिन। O से नोज़ भी आता है, ऑक्सीमीठाजोलिन भी आता है। X से क्या आता है? ज़ाइलोमीठाजोलिन। तो मिजोलिन की फैमिली जो है ज़ाइलोमीठाजोलिन, तो जोलिन की फैमिली जो है ये हमारे पास नोज़ से रिलेटेड है। तो नोज़ल डीकंजेस्टेंट के वक्त हमारे पास ये दिया जाता है और ये अल्फ़ा 1 स्टिमुलेशन करता है और अल्फ़ा 2 दोनों की स्टिमुलेशन हमारे पास नॉक्स कर लेता है। तो यहाँ पर जितने भी सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स थे वो हमारे पास कुछ कैटेकोलामाइन हैं, कुछ हमारे पास बीटा 2 एगोनिस्ट हैं, कुछ हमारे रिस्पायरेटरी पे काम कर रहे हैं, कुछ हमारे पास यूटेरस पे काम कर रहे हैं। और इसके अलावा नॉन सिलेक्टिव की मैं बात करूँ तो आयरोपेट्रोल आता है, बीटा 1 जस्ट अगर बात करें डूबिटामाइन आता है और यहाँ पर इसके अलावा एल्ब्यूटामोल भी आता है। लेकिन जो रिस्पायरेटरी पे काम कर रहे हैं वो हमारे पास STSF से याद रखना है, और जो यूटेरस पे काम करे RIU से याद कर रहे हैं। और इसके लिए कैटेकोलामाइन की मैं बात करूँ उसमें हमारे पास मिक्स आते हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सारे आ जाते हैं, बीटा 1 बीटा 2 भी आते हैं। उसमें हमारे पास एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनालिन, एसिप्रिलिन, डोपामाइन। एड्रेनलिन हमारे पास ABCDE के एक्शन करता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक में दे सकते हैं, ब्रोंकल अस्थमा में जिसमें स्पैसम हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए, कार्डियक अरेस्ट है तो हार्ट बीट को एक्टिवेट करने के लिए, ड्यूरेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया को इफेक्ट करने के लिए, और एपिस्टासिस के लिए जो नेज़ल ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। और इसके लिए आइसोप्रिलिन और डोबिटामाइन में हमारा माइकार्डियल इन्फार्क्शन आ जाता है। आइसोप्रिलिन का मैं अगर एक्शन बताऊँ तो हार्ट ब्लॉक में वही कंडीशन है कि हमारे पास अगर पेशेंट को क्या हो रहा है, हार्ट ब्लॉक की कंडीशन है या पेशेंट को हमारे पास कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन है, तो उसमें आप दे सकते हैं। तो ये कैटेकोलामाइन हुआ। डायरेक्ट इंडायरेक्ट देखो, इंडायरेक्ट एक्टिंग में हमारे पास इंडायरेक्ट एक्टिंग की मैं अगर बात करूं तो हमारे पास इंडायरेक्ट एक्टिंग में या तो एपिनेफ्रिन के रिलीजिंग केस का एफेटामाइन या रीअपटेक को इनहिबिट करेंगे, लाइक कोकेन वगैरह को इनहिबिट करेंगे। तो ये हमारे पास दिस इज़ ऑल अबाउट सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। तो आगे हम पढ़ते हैं कि सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स को ब्लॉक करना है। अल्फा एगोनिस्ट तो हमने पढ़ लिया है, बीटा एगोनिस्ट तो पढ़ लिए हैं। अभी अल्फा ब्लॉकर्स कौन से हैं और बीटा ब्लॉकर्स कौन से हैं, इनके कौन कौन से एक्शन हैं जो इनको ब्लॉक किया जाता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? इससे पहले हमने एसिटाइलकोलिन पढ़ा है और कुछ एसिटाइलकोलिन से हमने क्या पढ़ लिया? एसिटाइलकोलिन से हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ लिए हैं, कुछ डायरेक्ट थे कुछ इनडायरेक्ट थे। और उसके बाद हमने एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, उसमें हमारे एंटी मस्कुरिनिक और एंटी निकोटिनिक ड्रग हैं। एंटी मस्कुरिनिक पे फिर हमारे पास न्यूक्रोमस्कुलर जंक्शन पे कुछ एक्ट करते हैं, और एंटी निकोटिनिक की बात करूं तो वहाँ पर हमने गेंगलियनिक जो एक्ट करते हैं और कुछ डायरेक्ट एक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये एसिटाइलकोलिन की कहानी ख़त्म हो गई। उसके बाद हमने अभी पढ़ा है सिम्पैथोमाइमेटिक। सिम्पैथोमाइमेटिक जो हमारे पास अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट हैं, अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट हैं और इसके साथ बीटा 1 एगोनिस्ट है और बीटा 2 एगोनिस्ट हैं, वो हमने पढ़ लिया। इसके बाद अगर हम अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 के साथ अभी यहाँ पर इसके ब्लॉकर्स पढ़ने, अल्फ़ा 1 एंटा ब्लॉकर एंटागोनिस्ट, अल्फ़ा 2 एंटागोनिस्ट, बीटा 1 एंटागोनिस्ट
और बीटा 2 एंटागोनिस्ट, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी जो रिएक्शन है अल्फ़ा का, बीटा का, बीटा 1 का, अल्फ़ा 2 का और बीटा 2 का, ये हम कंप्लीट इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अल्फ़ा कहाँ पर पाए जाते हैं, बीटा कहाँ पर पाए जाते हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 कहाँ पर पाए जाते हैं, और इसके साथ हम मस्कुलिनिक रिसेप्टर की बात करें वो भी पढ़ चुके हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर की बात करें तो वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो अगला जो हमारा लेक्चर है वो इसके एगोनिस्ट हम पढ़ चुके हैं। अभी एंटागोनिस्ट जो है वो इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर देते हैं।